तौर पे आज से 40 साल पहले जब हम फ़िल्म देखते थे, तो फ़िल्म में जब कोई लंबा चौड़ा और हट्टा-कट्टा कोई टी-शर्ट पहन के आता था तो लोग समझ जाते थे गुंडा आ गया और दुबला-पतला जो हीरो जो उसको मारेगा वो हीरो कहलाएगा। वो दौर आज का दौर। जी। वो उस समय खलनायक कहलाता था और आज के दौर में अगर हीरो शर्ट नहीं निकालेगा तो हीरो नहीं कहलाएगा। हीरो नहीं तो कहलाएगा। वो खलनायक का रोल आज हीरो को हो गया है। जी, जी। है ना? तो ये अंतर आया है। इतना परिवर्तन हुआ उसमें। तो वो एक ग्लैमर आया और ग्लैमर के साथ क्या हुआ कि मेरे इसके माध्यम से एक इंडस्ट्री से मेरा पहचान बनी। साथियों, आज हमारे साथ हैं संजय शर्मा। संजय शर्मा वो नाम है जिन्होंने सन 75 से बॉडी बिल्डिंग में, वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। आपने लगातार खेल जगत से जुड़ कर के खुद को स्थापित किया संघर्ष के साथ, परिश्रम के साथ। आप देश भर में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे और फिर बाद में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में एज ए जज बनकर जाते रहे। आपके प्रदीर्घ अनुभव से यहाँ के युवाओं को बहुत लाभ होगा। आपने 45 सालों तक बॉडी बिल्डिंग में काम किया है और किस तरह से शरीर स्वस्थ रहे, सफल हो और आकर्षक हो, इस दिशा में लगातार लोगों को प्रेरित करते रहे। अन्य खेलों को भी आपने प्रोत्साहित किया, नेट बॉल, टेनिक्वाइड, ऐसे खेलों को भी आपने प्रोत्साहित किया और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। तो आज हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो लगातार सक्रिय हैं और आज भी खेल जगत में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो मैं संजय जी का स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार और नमस्कार। मेरी जानकारी के हिसाब से आप विगत 45 से 46 साल से खेल जगत से जुड़े हुए हैं और आपने बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और अन्य खेलों में लगातार अपनी सक्रियता बना के रखी और प्रदेश में ही नहीं देश भर में आपने एक नाम कमाया। तो आपकी ये शुरुआत कैसे हुई, आप बताना चाहेंगे? देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही मैं जी। सन 1975 के आसपास जी। जब मैं 11th में था, तो घर में एक हमारा माहौल था कसरत का। कसरत मीन्स प्रोफेशनल उस समय नहीं हुआ करता था। कसरत करना है और थोड़ा बहुत वजन उठाना है। उस समय थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बुल वर्कर रहते थे, चाचा लोग, भाई लोग करते थे। उनको देखकर थोड़ा सा एक इच्छा जागृत हुई और हमने भी चालू किया। और उस समय जब देखा कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर का ग्रोथ अच्छा हो रहा है और चूंकि वो एज ऐसा था कि सही समय में हमने उसको उस लाइन को पकड़ लिया। जी। जी। अब हमारा मेन एम था कि कसरत करना है, खूब कसरत करना है, पसीना बहाना है, ये हमारा उद्देश्य था और उसका रिजल्ट मिलता था। तो लोगों के बीच में एक अलग से छवि दिखती थी शरीर की। तो वहाँ से हमारा एक मन में थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा हुआ, और करें और उठाएं। फिर एक प्रतिस्पर्धा जो लोगों में होती है उस प्रकार के प्रतिस्पर्धाएं हमारे चालू हो गया। फिर पास में ही एक हमारे घर के पास एक जिम्नेशियम था, देश बंधु संघ। मेरे ख्याल से उस समय रायपुर में 1-2 जिम्नेशियम हुआ करते थे। अखाड़े तो बहुत थे, परंतु आधुनिक जिसमें हम वेट ट्रेनिंग बोल सकते हैं या वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग और आयरन गेम से संबंधित एक छोटा सा जिम हुआ करता था। वो आजकल स्टेशन रोड पे देश बंधु संघ है, वहाँ पर वो सुविधा थी। और सुविधा क्या थी, मतलब वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बीड़ के बनाए हुए जो पुराने ज़माने के जो डम्बेस थे और गियर जो होते थे, ट्रक वगैरह के व्हील वगैरह होते थे, उसके प्लेट रहते थे। परंतु फिर भी एक वहाँ एक्सरसाइज करने से एक वहाँ क्या था, एक फीलिंग होता था जो कि आजकल के जो बड़े बड़े जिम्नेशियम में करने में जो फीलिंग पैदा नहीं होता ना, वो उस समय वहाँ करने से हमको फीलिंग पैदा होता था। और एक कंपटीशन होता था वहाँ पर, आपस में प्रतिस्पर्धाएं होती थी, ज़्यादा उठाना, ज़्यादा देर तक करना, घंटों हम लोग बैठक करते थे, डिप्स करते थे। तो वो वहाँ से हमारा एक लाइन चालू हुआ और उसी समय मुझे एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया, जिसको मैं अपना गुरु कह सकता हूँ। मैं अपना प्रथम गुरु जो है इस क्षेत्र में, आनंद गुलाटी, जो जिनको उस क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान था और उन्होंने मुझे
ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में, बल्कि जीवन की बहुत सी चीज़, आवश्यकता किस चीज़ की उसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। तो उस वो मेरा एक प्राथमिक चरण था, और उन्होंने केवल ऐसा कसरत करना ही नहीं बताया मेरे को, उससे जुड़ना बताया। उसकी इज्जत हम लोग करते हैं आज भी। उस खेल की जो बेजुबान चीज़ है जिसको बोलते हैं ना, कि लिफ्टिंग है, रॉड है, डंबेस है, बेजुबान होता है। पुस्तक भी बेजुबान होता है, परंतु पुस्तक को आप पढ़ के पूरा विश्व घुमा देगा आपको ज्ञान से। उसी प्रकार से जो लिफ्टिंग रॉड थे, बेजुबान थे, जिसको हम करते थे और अपने सीने से लगा के उनको पूजा करते थे, उन्होंने पूरा विश्व घुमा दिया मुझे आज। तो ये एक्सरसाइज से आपका शौक शुरू हुआ और फिर आप इसमें वेट लिफ्टिंग में पहले गए कि बॉडी बिल्डिंग में आपने पहले भाग लिया नहीं, प्रतिस्पर्धा एक्चुअली में? क्या होता है कि आपको कोई भी खेल खेलना है, जी, कोई भी, किसी जी। चाहे हॉकी, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, कोई, आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसको आजकल फिजियोथेरेपी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं उसको। वेट ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। वेट ट्रेनिंग में आपको शरीर की सारे मांसपेशियों की एक्सरसाइज करना होता है, अपनी क्षमता के अनुसार से, अपनी वजन के अनुसार से, रिपीटिशन के अनुसार से। हर मांसपेशियों को आपको एक्सरसाइज करना है और मांसपेशियों को आपको मजबूत करना है। फिर आपको डिपेंड करता है कि आपका खान पान और आपके शारीरिक गठन, आपका विकास कैसा हो रहा है, जी, जी। और आपकी दिनचर्या कैसी है, और आपका इंटरेस्ट कैसा है। उसके आधार पर आप फिर किसी भी खेल में जा सकते हैं। अच्छा, परंतु मेरा इंटरेस्ट बताया ना, मैं बॉडी बिल्डिंग में ही था मेरा। अच्छा। और वेट लिफ्टिंग में भी मैं उतरा। मैं वेट लिफ्टिंग में भी अच्छा, उस समय का मैंने अपने क्षत्रिय लेवल पे प्राइज जीते। जी, परंतु मेरा जो पूरा फोकस था और शौक जो था और मेरा जो पैशन था, वो बॉडी बिल्डिंग में आ गया। जी। और बॉडी बिल्डिंग जिसको हम कसरत बोलते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे। अचानक कोई साल में एक आध दो जगह टूर्नामेंट होते थे, जी। कहीं चौक चौराहे में, दुर्ग जी, में। जी। और 26 जनवरी को लोकल स्तर पर रायपुर श्री छत्तीसगढ़ श्री का आयोजन होता था। तो हमारे गुरु ने बोला, कलर देखो, तुम उतर जाओ इसमें। तो ब्रदर, कभी 21 साल हुए, बोले उतर जाओ, तुम्हारी फिजिक अच्छा है, कलर है, कम उम्र है करके। हमने भी उसका आज्ञा मानकर उतर गए। तो पहले तो थोड़ा सा हंसी का पात्र बने, परंतु अधिकांश लोगों ने उसे अप्रिसिएट किया, मेरे दोस्तों ने और आसपास ने। कम से कम कोई चड्डी पहन के लोगों सामने उतरा तो शरीर को दिखाने के लिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है उस लोगों समय के लिए। चुनौती हाँ, थी वो। चुनौता होता है। जी, जी। फिर उसके बाद से मैंने जो एक एम बनाया और पूरा 100% गोल किया उसमें, और लगातार अभ्यास से फिर आने वाले 6-7 महीने फिर एक टूर्नामेंट हुआ छत्तीसगढ़ स्तरीय, और उसमें मैंने अपना गोल खींचा और गोल्ड मेडल लिया। और फिर वो सिलसिला फिर चालू हो गया, उतरने का और प्राइज़ लेने का चालू रहता गया इस तो बीच में। संजय भैया, जैसे छत्तीसगढ़ स्तर पे उस समय आप भाग लेते थे प्रतिस्पर्धा में, राज्य बना नहीं था। उसके बाद मध्य प्रदेश से फिर आपने कब रिप्रेजेंट किया? मध्य प्रदेश को जो हमारे 78 से 78 से आप 78 में एक टूर्नामेंट हुआ स्टेट लेवल का। जी, तो मैंने उसमें उतरा और उसमें सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया। जी, जी। परंतु मुझे उस समय ज्ञान नहीं था कि जो ऐसे प्राइज़ मिलते हैं उसको रिप्रेजेंट करने मिलता है। तो मेरी अज्ञानता बस मैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, जी। जबकि मैं अगर चाहता तो रिप्रेजेंट कर सकता था। फिर 2 साल बाद उसके 80-81 में फिर एक टूर्नामेंट हुआ राजहरा में, भिलाई स्टील प्लांट ने इसको कराया था, माइंस ने। तो वहाँ भी मैंने सिल्वर मेडल लिया, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए। और वहाँ पर कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज है, बहुत प्राचीन और पुरानी जी, कॉलेज है, एक जी। प्रेस्टिजियस कॉलेज है वहाँ पर। और उसमें वो उनका 75वां, मतलब डायमंड जुबली जो है, वो टूर्नामेंट था वहाँ का बॉडी बिल्डिंग। सोचो आप कि हम पहले बार जा रहे थे और उनका वो 75 डायमंड जुबली था। उस समय पहले जो होता था, वेल लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन कराती थी जी। देश में। बाद में वेल लिफ्टिंग अलग हो गया, बॉडी बिल्डिंग अलग हो गया। तो वो मुझे 82-83 में मेरे को उतरने का अवसर मिला, और मैंने अपने शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता के साथ और सेटिस्फेक्शन, मैं बहुत अच्छा अपने आप को जितना अपना 100% वहाँ पर रिजल्ट दिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और फिर मेरे को जिज्ञासा हुई कि अब इसके आगे मेरे को जाना है। और जो कॉम्पिटिशन भारत श्री होते हैं,
कुमार का टाइटल लेना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा एक आदमी अपने आप को एक ओहदा मानता था कि मेरे को टाइटल मिल गया या मैं इसका टाइटल का खिताब जीता मैंने करके। तो उसके बाद फिर मैंने लोकल स्तर पे तो मिस्टर रायपुर बना, मिस्टर छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद हमको पता चला कि यूनिवर्सिटी में भी होता ऑल इंडिया, और हमारे यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ था यूनिवर्सिटी। ओह, तो फिर वो हम लोग प्रयास किए, और फिर उसके बाद पहले बार टीम 80 में फिर टीम गई रविशंकर यूनिवर्सिटी की। तब वहाँ कुरुक्षेत्र में हमने पार्टिसिपेशन किया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो भी मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला पहली बार। और जब मैं आने जब पता किया कि नेशनल लेवल पर और कौन यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो पता चला कि छत्तीसगढ़ से किसी ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया है आज तक बॉडी बिल्डिंग में 80 के पहले। तो मुझे भी थोड़ा सा गर्व हुआ, चलो कम से कम एक रास्ता मुझे मिला, और रास्ता आने वाले पीढ़ी के लिए भी दिखाने को अवसर मिला मुझे। तो मैं फिर उस रास्ते में चलना प्रारंभ किया, और लगातार स्टेट लेवल के और बहुत से टूर्नामेंट होते थे, जहाँ कम से कम 35 से 40 टूर्नामेंट रहे होंगे। मैंने सभी में पार्टिसिपेशन किया, और पार्टिसिपेशन करने के साथ मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे कि फर्स्ट आना है या गोल्ड मेडल लेना है या टाइटल लेना है, ऐसा करके। मैं तो बस ये सोचा कि एक दिन की मेरी वर्कआउट जो है स्टेज पे हो जाएगी और मुझे अपना एक परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिलता है लोगों के बीच में। और उसके साथ साथ ही क्या था कि इन सब के कारण, क्योंकि एक नया खेल था और इसमें थोड़ा सा दिखता है लोगों को। आप बाकी जो खिलाड़ी होंगे, जैसा क्रिकेटर होंगे या हॉकी प्लेयर होंगे या कुछ होंगे, तो आप उनको आप अगर नहीं जानते होंगे तो आपको पूछना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हम ये खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। परंतु बॉडी बिल्डिंग को बताने की जरूरत नहीं है कि आप खेलते हो। वो दूसरा पूछेगा कि आप कुछ करते हो क्या, कुछ एक्सरसाइज करते हो क्या, दूसरा पूछता है उससे। तो ये दोनों फर्क होता है, शरीर देख के पूछता है कि आप कुछ कर। हाँ हाँ, तो ये फर्क होता है बॉडी बिल्डिंग में। संजय भैया, 75 से 88 तक आप लगातार एज ए स्पोर्ट्समैन बॉडी बिल्डिंग में भाग लेते रहे और राष्ट्रीय स्तर तक आपने अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति दी। उसके बाद आप 92 से जजमेंट में आ गए। वो यात्रा कैसी रही, आप बताना चाहेंगे? आपको एक बात बताना चाहूँगा, 88 तक तो मैं उतरा, परंतु 2000 छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी जी। एक मन में वो थी कि यार छत्तीसगढ़ बना है तो कम से कम एक रिप्रेजेंट होना चाहिए उसमें बॉडी बिल्डिंग एज ए प्लेयर। तो फिर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की टीम गई थी त्रिवेंद्रम केरला। उस टीम का वेल टीम बॉडी बिल्डिंग का एज ए मैनेजर मैं था टीम का। और फिर मैंने जब लड़के बताया सर कि यहाँ पर नंबर का खेल है टीम चैम्पियनशिप में, तो अगर आप उतरेंगे तो नंबर का थोड़ा सा हो जाएगा, तो थोड़ा सा नंबर हमारे बढ़ जाएंगे, तो उससे हमको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेशन किया बॉडी बिल्डिंग में लास्ट, और टीम चैंपियनशिप भी मिला उसमें वेट लिफ्टिंग बॉडी मतलब राज्य बनने के बाद भी आप एज ए खिलाड़ी भाग और लेते फिर रहे। उसके बाद जो 97 में जी। जो निर्णायक का दौर चालू हुआ, फिर वहाँ पर फ्रांस गया। फ्रांस में जाने के बाद मुझे वहाँ पर अवसर मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका करने का। जी। और उसमें 7 से 9 सदस्य रहते हैं। 94 में आप ऐसी जानकारी है कि फ्रांस गए, स्पेन गए थे? 94 में मैं गया था स्पेन गए थे और फिर पुर्तगालिस। हाँ। वो एज ए मैनेजर गया था, मैनेजर कोच अच्छा, टीम अच्छा। का। और फिर उसके 97 बाद में आप फ्रांस गए। फ्रांस गया मैं। तो 97 में जो फ्रांस गए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने देशों ने भाग लिया था? वो लगभग 30 देश के आसपास 30 थे लोग, और उसमें कम से कम 200 से ऊपर खिलाड़ी, महिला और पुरुष। तो उसमें आप एज ए जज वहाँ हाँ, बैठे। जज में रहे भारत को और प्रतिनिधित्व किया आपने। प्रतिनिधित्व किया उसमें। और उसमें एज ए टीम मैनेजर भी था मैं जी। टीम का, इंडिया टीम का। उसमें टीम के 4 प्लेयर भी थे उसमें। और उसके बाद जो जजिंग के दौर चालू हुआ, तो वो फिर आज तक मतलब 2022 तक मैं जहाँ भी इंटर स्तर पर मुझे जाने का अवसर मिलता है, तो एज ए जज मैं वहाँ पर मेरी भूमिका रहती है। और मैंने इंडो पाक चैम्पियनशिप में, यूरोपियन चैम्पियनशिप में, मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियनशिप में, मिस्टर वाबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मिस्टर नेचुरल ओलंपिया चैम्पियनशिप में, और इसके अलावा एशिया पैसिफिक चैम्पियनशिप में, NEC नेक जो यूनिवर्स चैम्पियनशिप होता है, इतने सारे जितने इवेंट्स होते हैं उस सारे में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक की भूमिका निभाई है। ये निर्णायक की जो भूमिका है संजय भैया, जज की,
इसमें क्या पैमाना रहता है बॉडी बिल्डिंग के निर्णय लेने का, जरा बताना चाहेंगे? हाँ, ठीक फ्रांस का बोले। अनुभव बताएंगे, हमारी बड़ी हाँ, उत्सुकता है। फ्रांस का ये बहुत सुंदर कॉम्पिटिशन था वो, अकल्पनीय था जी। मेरे लिए। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा हट के, कि मैं जब अपने जो खेल जीवन में, जब मैं और घर में जहाँ पढ़ता था मैं, वहाँ पर पढ़ाई करता था, उसके सामने पहले एक सन पोस्ट पुस्तक आती थी। उस सन में एक पोस्टर के कारण उस सन पुस्तक को खरीदते थे। तो एक समय उसमें फ़ोटो आए थे बॉडी बिल्डिंग की काफ़ी, 8-10 बॉडी बिल्डर फ़ोटो थे और काफ़ी बड़ा पोस्टर था। तो उसको मैं सामने जहाँ पढ़ते थे टेबल के सामने दीवार पे लगा कर रखा था। अब वो बात थी 77-78 की बात रही होगी। जी। अब वो दीवार में लगे-लगे उस पोस्टर में थोड़े छेद-छेद भी हो गए थे। हुँ। इतना पुराने हो गए थे, 15-20 साल। लेकिन 97 के बाद मैं जब किसका पोस्टर था वो? वो आपको बता रहा हूँ मैं। जी, जी, जी। तो वो मैं जब मैं वहाँ से 97 में जजिंग किया, जजिंग करने के बाद जब मैं लौट रहा था, तो अचानक मेरे को कोई स्ट्राइक हुआ दिमाग में, मैं इसको पहले से जानता हूँ इन लोग को, किसी को ऐसा करके। तो काफ़ी जब दिमाग में जोर डाला, समझ में नहीं आया मेरे, फिर बात आई गई कही। जी। जब मैं लौट के आया तो अचानक मैं वही टेबल पास, वो पोस्टर अभी भी मेरे पास में है, जी। वो काफ़ी जीर्ण-शीर्ण हो गए वो। तो उसमें देखा तो मैं, यार वो जो कपल्स में जिन्होंने वो मिस्टर वर्ल्ड लिया था, वो उसके फ़ोटो था वहाँ पर, और ओह! 2-3 बॉडी बिल्डर जो उतरे थे उसके फ़ोटोग्राफ्स थे उसके। ओहो! तो मतलब जिसको मैं पोस्टर में इमेजिंग करता था, उससे मैं डायरेक्ट मुझे मिलने का मिलने अवसर मिला। मिला। और या भगवान की देन बोलो, या गॉड गिफ्टेड बोलो, या टेलीपैथी बोलो, कि उनसे मिलने मिला और मुझे जजिंग करने का भी अवसर मिला, ये चीज़ उनका तो ये, जजमेंट हाँ, आपका ये मेरे लिए अकल्पनीय रहा वो जी, बात। जी, और जी। उसके अलावा भी वहाँ पर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के प्रतिद्वंदी, द हॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर का हाँ, प्रतिद्वंदी। हाँ, उसके प्रतिद्वंदी मिस्टर ओलंपिया जो टूर्नामेंट होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, वो सबसे बड़ा इवेंट्स होते हैं बॉडी जी, बिल्डिंग में। जी। और उसमें 1975 में जिन्होंने रनर रहे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से कुछ पॉइंट से वो पीछे हो पीछे गए, जी। सर्ज न्यूबेट जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा। खूबसूरत बॉडी है। और मुझे उससे देखने का अवसर मिला, मिलने का अवसर मिला, और ऐसा रहा कि 3-4 बार अलग-अलग काउंसिल में मुझे मौका मिला। और एक बार हमने उसको रिक्वेस्ट किया तो भारत भी आया और असम में अपना बॉडी शो भी करके गए थे वो। अच्छा, अच्छा। और उन्होंने भी बहुत सारा हॉलीवुड पिक्चर में काम किया। एडवर्ड कवक थे, मिस्टर वर्ल्ड, उनसे अवसर मिला। तो ऐसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से जो हॉलीवुड के स्टार हैं, उनसे देखने का और मिलने का अवसर मिलता है, और बहुत सारे अनुभव भी मिलते हैं वहाँ से, तो ये जिनको मैं आके कॉम्पिटिशन शेयर करता हूँ यहाँ पे लोगों के बीच में। अच्छा, अच्छा। ये कॉम्पिटिशन किस तरह का होता है संजय भैया? जैसे आप जज में बैठते हैं तो? देखिए, वो बॉडी बिल्डिंग जो खेल या कला बोलो जिसको, तो वो आप 365 दिन खूब जी, पसीना बनाते, बहुत मेहनत करते हैं, जी। परंतु स्टेज पर आपको केवल 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है। 365 दिन की मेहनत 1.5 मिनट में दिखानी होती है। हाँ, और बॉडी बिल्डिंग आजकल एक साइंटिफिक गेम्स हो गया है, जी। जहाँ कि कब आपको कितना खाना है, कितना कसरत करना है, कितना आपको मस्कुलर करना है, कहाँ पे बल करना है, और कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सारा एक आज के ज़माने में, अभी के समय में बहुत साइंटिफिक हो गया है। और उसमें जो जजेस का रोल रहता है, वो जो पूरे खिलाड़ियों में से स्टेज पे जब आते हैं, ग्रुप वाइज रहते हैं, वेट क्लास में भी होते हैं, हाइट से भी होते हैं। उसमें से हम पहले छाँट के उसमें से 10 को लेते हैं, 10 के बाद फिर 6 को बेस्ट ऑफ 6 लेते हैं, और फिर जो अपने-अपने वर्ग में पहले आते हैं, उन सबको इनॉल मिलाकर चैंपियनशिप का खिताब होता है। यानी आप एक ये एक कह सकते हैं कि आप जो है घास है, घास में से आपको अच्छे तिनके निकालना है, और उस अच्छे तिनके के बीच से सुई को निकालना है। ये प्रोसेस होता है चीज़ को। तो संजय भैया, हम लोग को तो हर पहलवान एक जैसा सुंदर दिखता है। बॉडी बिल्डिंग हम किसी को कम ज़्यादा नहीं आंक सकते, एक आम दर्शक। आपको बड़ी चुनौती रहती है कि उसमें से कौन वही जो तुनके से सुई निकालने वाली हो, हाँ, उसका क्या पैरामीटर होता होगा? ठीक बोलिए। और क्या कितने मेंबर बैठते हैं इसमें एक जजमेंट में? जजेस का जो पैनल होता है उसमें 7 और 9, जी। कभी 7 बैठते हैं, कभी 9 बैठते हैं। जी, जी। और निश्चित तौर पे आपने कहा कि आदमी को थोड़ा भी अगर एकाग्रता ख़त्म हुआ तो उसका पॉइंट चुका।
इसीलिए पूरा फोकस आपको बॉडी बिल्डिंग करना पड़ता है। जी। और इसका कोई मैकेनाइज नहीं है, मशीन अच्छा, नहीं है जी। कि आप कि इसका ये मसल्स बड़ा है या छोटा है। आपको उसको तुलना करना है एक दूसरे से, अच्छा, और उस तुलना करके बेस्ट प्लेयर को सामने लाना है अच्छा। इसमें। तो कई बार ऐसा होता है कि निश्चित तौर पे जो पब्लिक होती है, ऑडियंस होती है, और जजेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, 80-90% तो रहता है। अच्छा, वो 1-2% का जो वो खेल रहता है, वो जजिंग करते हैं कि उसको कहाँ पर, इसीलिए उसको बार बार डिस्प्ले करते हैं कि कहीं पर उसको कमजोरी दिखाया जाता है कि हाँ ये इसके कारण कमजोर है, इसलिए इसको नंबर नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा। बेटर ये है। तो जो एक तराश के निकालने के बाद फिर उसके अलग अलग मसल्स है, उस मसल्स में कंपटीशन किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है। ओह! उसके बाद फिर फ्री पोजिंग भी करते हैं 1 मिनट का, जिसमें वो अपने म्यूजिक के सिस्टम से डिस्प्ले करे, वो भी उसका नंबर रहता है। और बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसा 50% नंबर आपके लोअर पार्ट्स में रहते हैं, 50% ऊपर पार्ट्स में रहते हैं, जिसमें आपके बाइसेप हो गए, ट्राइसेप हो गए, चेस्ट हो गए, बैक हो गए, फोर आर्म और डेल्टाइड, ये मसल्स आ गए, एब्डोमिन मसल्स आ गए, और अपने जो नीचे एक पोर्शन होते हैं, काफ मसल्स हो गया, आपके क्वाड्रिसेप हो गया, ये सारे मसल्स, तो ये सब का एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं। तब जाके कोई एक सुंदर और अच्छा गठीला बदन वाला आदमी जो है, वो जाके मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर यूनिवर्स बनता है। अपने भारतीय खिलाड़ी भी लगातार भाग लेते रहे हैं। आप लंबे समय से जा रहे हैं। तो यहाँ से जो खिलाड़ी गए हैं, क्या उनकी भी कोई पोजीशन बन पाई है? उनका हाँ, इसी तौर पे अभी विगत 8-10 साल से जी, कुछ कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेंट किए भारत के एशिया पैसिफिक, जी, उसमें कर्नाटक के लड़के ने टाइटल जीता है। जी, जी। और मिस्टर नेचुरल ओलंपिया हुआ था, और मिस्टर नेचुरल यूनिवर्स जापान में, जिसमें रेमन डिसूजा जी, मैंगलोर के थे, उन्होंने टाइटल जीता था। वो अच्छा, सेम टाइम था जब ऐश्वर्या राय ने भी वही टाइटल जीता था, बेटा। और दोनों सेम जगह के हैं, परंतु ग्लैमर कारण वो ऊपर आ गए, उसको वो पहचान नहीं हो पाई उसकी, रेमन डिसूजा की। और इसके अलावा भी अब जो है ना, जो प्लेयर जाते हैं वो, अभी मैं 2016 में 16-17 में जब 41 वाबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, जी, वेनिस, पाडवा शहर है वेनिस के पास में, इटली में। वहाँ बॉडी बिल्डिंग का 41th एनिवर्सरी था वहाँ पर। और उस कंपटीशन में इंडिया के बंगलोर का पवन सेट्टी जो है मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता। वाह! और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टूर्नामेंट में टाई हो गया था जर्मनी के और इंडिया के बीच में। अच्छा, 2 बार टाई होने के बाद फिर उन्होंने मुझे दिया चुनने के लिए कि आप दोनों में से चुनिए कौन मिस्टर वर्ल्ड बनेगा। वाह! अब वो बात अ, अ, गुप्त रहेगा कि उसको मैं किसको दिया वो नहीं बता पाऊँगा। जी, जी, बट उस समय मिस्टर वर्ल्ड जो बना, पवन सेट्टी बना, तो वो मेरे को वर्ल्ड तो नहीं बन पाया मैं, परंतु वर्ल्ड चुनने का अवसर मुझे मिला। जी। इसके लिए मैं तहे दिल से भगवान को शुक्र अदा करता हूँ, और अपने परिवार को, और जो इष्ट मित्र जो है जिसके सहयोग के माध्यम से वहाँ तक मैं पहुँचा, ये चीज़ को मैं सब उन्हीं के सन सबके देन मानता हूँ उनके तो चीज़ को। 94 से संजय भैया, 94 से आज 2023 है। आप लगातार इसमें सक्रिय हैं। आज भी आप जजमेंट में जाते हैं? हाँ, अभी मैं नवंबर में गया था, जर्मनी के कुक सेवन में जी, NSC नेक यूनिवर्स कंपटीशन था। तो वहाँ भी मुझे जजमेंट का अवसर मिला मुझे। जी, और भारत की तरफ से भी प्लेयर गए थे। जाना तो 10 लोग का था, परंतु ये कोरोना के और कई चक्कर कारण उनको बहुत लोग को 9 लोग को वीज़ा नहीं मिल पाया, तो केवल 2 ही प्लेयर जा पाए। तो उसमें 5th पोजीशन उसका फिजिक में लगा था लड़के का, वो कर्नाटक के लड़का वो। बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं। बहुत से खेलों में आपकी रुचि रही है और हमें ऐसी जानकारी मिली कि आप अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों को कोच करते हैं, गाइड करते हैं। वो कौन-कौन से खेल हैं, बताना चाहेंगे? बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन जी, है ना, मेरे जहन में जी, है ना, मेरे लिए रामायण महाभारत और गीता है वो। जी, इसके साथ अगर बॉडी बिल्डिंग तो स्पोर्ट्स भी एक कह सकते हो, मेरा जी, ब्लड में दौड़ता है वो, जी, जी, खून हमारे ब्लड में चीज़ को। और जैसा कि बॉडी बिल्डिंग मेरा हाइट बना है ना, उपलब्धि मेरी बॉडी बिल्डिंग में रही, परंतु उसके कारण थोड़ा कि नेम फेम, थोड़ा सा पहचान,
तो बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में खेलों के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया छत्तीसगढ़ बनने के बाद और उसको स्टार्ट करने बोला। चूँकि एक स्पोर्ट्समैन था तो मैं जानता था कि छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता है, हमारा खेल के क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। मध्य प्रदेश जब था तब वो पूरा जो स्पोर्ट्स था, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो प्राइज़ को हो, चाहे खिलाड़ी को किस खिलाड़ी का है, वो पूरा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये सेंट्रलाइज था। जी। तो वो हमको कहीं न कहीं वो कमी खलता था इस चीज़ को हमको। तो वो उसको भी एज़ अ चैलेंज मैंने कुछ खेल को लिया जिसको जिसको मैं जानता भी नहीं था टीम गेम को। बॉडी बिल्डिंग मतलब मेंस का गेम होता था, परंतु जब इसमें इंटरेस्ट हुआ तो मैं टीम गेम में गया, नेट बॉल स्टार्ट करवाया। अच्छा। जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी पहले कभी हुआ नहीं था वो। उस खेल को चैलेंज के रूप में लिया, 2 इंडिया कैंप करवाया। वो पहला इंडिया कैंप था छत्तीसगढ़ के नेट लिए। बॉल में। हाँ, किसी खेल के लिए छत्तीसगढ़ में कोई पहला कैंप था इंडिया कैंप, अच्छा। बिना सुविधा के। आपके नेतृत्व में हुआ वो? हाँ, खालसा स्कूल में एक हॉल था, उस हॉल में अनुमति दी, वहाँ पे कैंप लगा। यहाँ से टीम डिक्लेयर हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया टीम का टीम यहाँ से डिक्लेयर हुआ और यहाँ से फिर एशिया खेलने गई टीम। वहाँ से एक लड़की भी थी वाह। छत्तीसगढ़ की, वो भी वहाँ पर इसमें सिलेक्शन हुआ और मलेशिया खेल के आई। और नेट बॉल में लगातार फिर हर साल यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर जाते गए। इवन लास्ट में 2010 कॉमनवेल्थ खेल हुए जो दिल्ली में, तो उसमें हमारी छत्तीसगढ़ की जो नेहा बजाज है, जी। उसने वहाँ कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया। वो उस खेल की सबसे बड़ी हाइट है। तो मेरे को भी लगा नहीं, चल उस खेल को स्टार्ट किए तो उस खेल में वहाँ तक उपलब्धि हुई। और उपलब्धि नहीं, आज वो खेल जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख खेल बन गया है। मतलब स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी, जूनियर, सीनियर, सब जूनियर, सारे में गोल्ड मेडल है छत्तीसगढ़ को। और यहाँ से कम शासन की जो सुविधाएं 29 खिलाड़ी से लेकर उसको नौकरी देने की, तो उससे कम से 35 से 40 बच्चों को जॉब मिल चुका है उस खेल में। वाह। इसके अलावा टेनिकाइट, जिसको हम रिंग बोलते हैं, रबड़ की रिंग होता है, जी। वो भी बहुत सस्ता खेल है, 50-100 रुपए। वो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता, जहाँ लोग के लिए पास साधन नहीं है, उस खेल को वहाँ थोड़ा प्रमोट किया मैंने। टेनिकाइट बोलते हाँ, हैं इसको। टेनिकाइट बोलते हैं उसको, रबड़ की रिंग था। रबर के रिंग फेंकने का। हाँ, हाँ। वो भी स्पोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोर्ट डिपार्टमेंट से रिकग्नाइज गेम है और उससे भी हमारे स्टेट में भी रिकग्नाइज है। और बच्चों के बहुत सारे बच्चों को अवार्ड मिलता है, कैसे अवार्ड मिलता है उसमें। तो 2 बच्चे अभी गए हैं वर्ल्ड, हो सकता है अभी थोड़ा मेहनत करें तो उसमें भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग में तो 2-3 लोग होकर आ गए हैं। पी सोलोमन जो है मिस्टर यूनिवर्स गया था, सचिन मिश्रा है वो मिस्टर वर्ल्ड नेक वर्ल्ड है, वो खेल के आया उस चीज़ को। तो अब खेल का जो रिजल्ट है वो टिकने लगा है। दिख रहा है। हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के पीछे में। आपको किस समय किस बच्चे को कहाँ की आवश्यकता है, कौन से प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, प्रॉपर उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे बच्चा जो है, हर बच्चा खेलने के लिए तैयार रहता है यहाँ पर। संजय भैया, आप जजमेंट में तो जाते ही रहे विश्व स्तर के टूर्नामेंट में, लेकिन आपने छत्तीसगढ़ में भी बड़े इवेंट्स कराए बॉडी बिल्डिंग के। उस संबंध में बताना चाहेंगे? और उस समय आपके इस आयोजनों में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार कलाकार भी आते रहे, तो उनका जिक्र करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे किस तरह का आयोजन कितने बार हुए वो। और साथ ही एक धारणा बनी हुई है कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो अब लोकप्रिय हुआ है। पहले तो इसे फिल्मों में गुंडे बदमाशों के रूप में दिखाया जाता था, एक पहलवान को। तो वो माहौल बदला आप लोगों के प्रयास से। तो यहाँ पे ऐसे आयोजन कब कब हुए और कौन कौन आया था इसमें? हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी और अभी भी है ना। और छत्तीसगढ़ पोटेंशियल है जी। यहाँ पर। और बस आदमी को थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन की जरूरत पड़ता है। जी। यहाँ पर यहाँ समाज सेवी लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग बराबर बहुत सहयोग करते हैं इस बड़े इवेंट से। इसी के सब सहयोग के कारण ही पहले तो छत्तीसगढ़ लेवल पे, रायपुर स्तर पे कार्यक्रम होते थे। जब देखे संख्या बहुत बढ़ गई है, तब फिर हमने कीमत उठाया और फेडरेशन से हमने मंगा कि नेशनल कराने दिया। तो बोले वहाँ करा पाओगे, कैसे कराओगे? तो क्योंकि उस समय कहीं नेशनल नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में। उस 90 जी, के जी। पहले कभी कोई नेशनल इवेंट्स नहीं हुआ था हमारे जी, यहाँ, जी। मेरी जानकारी के हिसाब से। तो पहले हमने मांगा कि जोनल चैंपियनशिप दे दो, जिसे 5-6 स्टेट करती है। जी। वो चैंपियनशिप हमको दिए। जैसे ही हमने बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हमने करवाया और बहुत अच्छे तरीके से कराया। उस कार्यक्रम के दौरान जो है एक फिल्म स्टार जो था, जिसको लोग
गोरे कलर का बाल बंधा हुआ सड़क पीछे में देखते थे, गेविन पिकार्ड। फिल्म सड़क में था वो। हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र भी बोलोगे, हम सफ़र था बेचारा, बहुत अच्छा मेरे पारिवारिक संबंध था उनसे भी। तो वो यहाँ आके उतरा कॉम्पिटिशन में, उससे एक ग्लैमर पैदा हुआ वहाँ पे। ग्लैमर पैदा हुआ। तो उससे देखा कि पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है, फिर जिम में थोड़ा सा संख्या बढ़ गई उनकी, लोग उसको जो है आइडियल मानने लगे। फिर देखा कि बहुत सारे उस दौर में पिक्चर आते थे अर्नोल्ड के, कमांडो, टर्मिनेटर, प्रीडेटर, तो लोग उसको आइडियल मानना चालू किए। हमारे ज़माने में जो धर्मेंद्र पिक्चर देखने लोग जाते थे, दारा सिंह पिक्चर देखने जाते थे। हाँ, आपने बोला था ना भी कि वो पहले उस समय गुंडे और मवाली जैसा जो बड़े पहलवान दिखते थे हाँ, जी। निश्चित तौर पे आज से 40 साल पहले जब हम फिल्म देखते थे, तो फिल्म में जब कोई लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा कोई टी शर्ट पहन के आता था तो लोग समझ जाते थे गुंडा आ गया, और दुबला पतला जो हीरो जो उसको मारेगा वो हीरो कहलाएगा। वो दौर आज का दौर, जी। वो उस समय खलनायक कहलाता था, और आज के दौर में अगर हीरो शर्ट नहीं निकालेगा तो हीरो नहीं कहलाएगा। हीरो नहीं तो कहलाएगा। वो खलनायक का रोल आज हीरो को हो गया है। जी जी, है ना? तो ये अंतर आया। इतना परिवर्तन हुआ है उसमें। तो वो एक ग्लैमर आया, और ग्लैमर के साथ क्या हो कि मेरे इसके माध्यम से एक इंडस्ट्री से मेरा पहचान बनी। जी। तो मेरा स्वार्थ यह था कि ये लोग आए और उसको देखें, और यहाँ तो वो यहाँ के प्रोत्साहित युवाओं करें। को उत्साह इसके मिल रहा अलावा है। वो उनको जब विज़न आया तो वो दूसरे जगह भी उस चीज़ को प्रोत्साहित किए जी जी। जाके। इवन बॉम्बे में भी, जब बॉम्बे में भी कॉम्पिटिशन हुआ तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर आपके बोलने से ऋषि जी आएंगे, मुकेश ऋषि जी आएंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया तो बराबर वो तीनों कॉम्पिटिशन में आए, 3 बार आए। मुकेश वहाँ ऋषि। तीनों बार आए वो कॉम्पिटिशन में। तो एक वहाँ पर एक माहौल बनता है, और वे भी समझते हैं कि नहीं, इस कार्यक्रम में भी अच्छे लोग आते हैं, इसका प्लेटफॉर्म भी अच्छा है। फिर हमने सोचा कि इसका स्तर अच्छा होना चाहिए। बच्चा जो है वो अगर मतलब डिस्प्ले कर रहा है तो उसका स्टेज अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए वहाँ पर, और वेल ऑर्गेनाइज बेस पे होना चाहिए कंपटीशन जो है। जो बच्चा 365 दिन मेहनत करता है सालों साल, उसको 1 मिनट के लिए कम से कम ऐसा लगे कि हाँ, मैं एक अच्छी जगह उतर रहा हूँ और मेरा जीवन का एक बेस्ट ये परफॉर्मेंस है, उनको लगना चाहिए उसमें चीज़ को। तो इस दौर पे फिर मैंने कार्लोस को लिया, अमेरिका में जो मिस्टर अमेजान टाइटल जीते हुए थे, कार्लोस करके। बहुत अच्छे बॉडी थी उनकी, वर्ल्ड लेवल की बॉडी थी। उसको भी 97 में हमने हराया, और फिल्म स्टार बहुत सारे जो हीरो थे उनको भी, हरीश है, गेविन पिकार्ड हो गया, मुकेश ऋषि हो गए। ये अब जब भी कॉम्पिटिशन होते हैं तो मैं बोलता हूँ केवल मेरे को आपसे एक ही स्वार्थ है कि जब मैं बोलूँगा तो एक दिन आपको मेरे को देना है, मेरे लिए नहीं है, प्लेयर को आपको ऑक्सीजन देना है। आपके आने से उनको ऑक्सीजन मिलता है, एक प्लेटफॉर्म उनको भी अच्छा मनोबल बढ़ता है उनका, वो चीज़ चाहिए मेरे को आप करके। तो बराबर आते हैं उन लोग, निस्वार्थ आते हैं, कोई उसके लिए मेरे पास कोई पैसा कौड़ी किसी प्रकार का उनका भी डिमांड नहीं किया मेरे लिए। आपने जब शुरुआत की थी बॉडी बिल्डिंग की, और उसके बाद से आपने इस तरह का माहौल बनाया छत्तीसगढ़ में, तो क्या अंतर महसूस होता है पहले और अब में, मुख्य संजय भैया, कि क्या युवा ज़्यादा आ रहे हैं इस तरफ? पहले क्या था कि 2000 पहले मैनुअल ज़माना था, मैकेनाइज नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी। तो 2000 के पहले का जो पीरियड होता था, वो हम ये मान के चलते थे हमको खूब कसरत करना है, जी। घंटों कसरत करना है, 2-3 हज़ार बैठक मार रहे हैं, 100 3 4 500 हम डिप्स कर रहे हैं। तो वो उससे उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता था। जी। दूध पी रहे हैं तो एक बार में 4 किलो दूध पी रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो उसका वो रिजल्ट जो है वो बराबर जिस चीज़ को हम खाते थे या जिस चीज़ का कसरत करते थे, वो जितना हमको रिजल्ट मिलना चाहिए तो वो रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता था। दूसरा कि हमको अभी के उस समय घंटों करते थे, अभी जो है वो आपको टाइम पीरियड पर कैलकुलेट कर कसरत करना है। अच्छा। किस पार्ट का कितना एक्सरसाइज करना है, कितने वेट से करना है, कौन सा खाना खाना है, कितना कैलोरी लेना है, कितना कसरत किया हमने, कितना प्रोटीन लेना है, किस चीज़ से लेना है। बहुत से सप्लीमेंट आ गए हैं, कैलकुलेट गए हैं। तो अब फिर क्या कि हमको अगर कंपटीशन प्रोफेशनल जाना है तो प्रोफेशनल के लिए हमको कितने देर हमको वेट बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, फिर कब से हमको बॉडी को रिड्यूस करना है, मस्कुलर करना है, कंपटीशन के लिए तैयार करना है, ये सब चीज़ कैलकुलेट है आजकल के ज़माने में। अभी के लेकिन समय ऐसा भी हो रहा है संजय भैया कि लड़के बॉडी बिल्डिंग बनाने के उत्साह में जिम जा रहे हैं, तो
स्टेरॉइड जैसी भी कुछ चीजें ले रहे बिल्कुल हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? एक अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी आ रही है। जी जी। है ना? हम जाते हैं ना वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि वहाँ पर जो है उनका वहाँ एक कल्चर है वो, उनको मेडल जीतना है और अच्छा। उनका वो साइंटिफिक तरीके से उनका बात वो एस्ट्राइड से लेकर सारे चीज़ का मेडिसिन को यूज़ करते हैं वो। अच्छा। इसको नकार नहीं सकते। मैं एकदम स्पोर्ट्स में भी हो गया ये चीज़ जो है। तो वो चीज़ को हमको रोकना होगा अच्छा। और ये समझना होगा कि हमको उससे क्या हासिल होगा, क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग करने का हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि हमारा शरीर सबसे पहले स्वस्थ रहे, बिल्कुल। है ना? हमारी आयु अच्छी रहे, जी हमको मेडिकली फिट रहना है जी। इस चीज़ को। ये सबके और हमारा तन मन स्वस्थ रहना चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। इसी को ही हमको आने जो पीढ़ी है उनको बताना है। बॉडी बिल्डिंग एक टेक्निकली और एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल खेल वो अलग चीज़ हो गया। जी। तो उसके लिए भी ऐसा नहीं किया ये सब चीज़ लोगे तभी आप बनोगे। आप नेचुरल डाइट भी आपके पास है, इंडिया में सब चीज़ है, पनीर है, दूध है, सोयाबीन है। एक मैं सवाल मेरे हाँ। भीतर था कि वेज और नॉनवेज बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कहते हैं संजय भाई कि नॉनवेज वाले ज़्यादा बूस्ट करते हैं, हाँ, ऐसा है क्या, अंतर हाँ, महसूस करते नहीं, हैं आप? ठीक ठीक बोला आप। नॉन वेज जो होता है कि प्रोटीन अच्छे होते हैं उसमें, अच्छा। एनिमल प्रोटीन्स होते हैं वो आप हमारे। ब्राह्मण परिवार से हाँ, थे, वो तो आप कैसा उसको? हाँ, नहीं वो हमारे दौर में क्या था कि हम ब्राह्मण परिवार से थे और उस समय हमारा पॉकेट मनी भी थोड़ा कम था, हम जी। अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर भी हम 2-3 अंडा खा लिए तो बहुत समझते थे, लेकिन आज तो दर्जनों अंडा रोज़ खाते हैं लोग, बच्चे लोग जी जो है तो। जी। तो वो ज़माने का दौर था, तो उसमें हम सोयाबीन खाते थे, तो सोयाबीन उस समय 8 आना किलो मिलता था, अभी 120 रुपये किलो हो गया। वो जी। दिन से मैं आज तक खाता हूँ, आज सोयाबीन, तक, सोयाबीन खाना चाहिए। आज तक। मैं सोयाबीन बीज को आज तक खाता हूँ। कहीं जाता हूँ, जैसे बाहर भी गया ना, तो जैसा मालवा क्षेत्र गया तभी काम से, तो मैं देखा सोयाबीन, तो सोयाबीन 1 किलो ले आया। अच्छा। बोला और कोई नहीं मिला, घर में बोलते और कुछ ही नहीं मिला वहाँ लाने के लिए। जयपुर गया था खेल में, तो गाड़ी से देखा सामने सोयाबीन दिख रहा है, तो मतलब बीज अच्छा दिख रहा है, उसको उठा के ले आया खरीद के 1 तो किलो। केवल वेज वाला खिलाड़ी भी आ सकता आ है? सकता है, आपको प्रोटीन होना, प्रोटीन जी का जी। ये है कि थोड़ा-सा उसका जो परफॉर्मेंस थोड़ा-सा लेट होगा, है ना? अच्छा। और नॉन-वेज क्या होता है कि वो आपको अच्छा नॉन-वेज में भी आपको प्रिपरेशन जो है, वो ऐसा नहीं कि आप मसाले और चिकन खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको उसका प्रिपरेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, बॉइल्ड लेना पड़ेगा उसको, उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। और उसको भी आपको कितनी मात्रा में लेना है, कितना एक्सरसाइज किया है, पर डे कितना प्रोटीन लेना है, आपके वेट के अनुसार से आपके पास कैलकुलेट होना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन को पर जो केजी है आपका, जितना वजन है, उतना तो आपको प्रोटीन लेना ही लेना है ना? अच्छा, एक बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जाने वाले युवा को कौन सी उम्र से प्रैक्टिस चालू कर देना चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए? कौन सी उम्र सबसे वेट अच्छी ट्रेनिंग रहती जो है? है आपको 14-15 साल से स्टार्ट अच्छा। होनी चाहिए। हाँ। और अगर बाद से कोई और करे अन्य 20-22 से करे तो मुश्किल है? नहीं कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई उम्र बाधक देखो, वेट अच्छा। ट्रेनिंग के लिए कोई उम्र बाधक नहीं है। जी। आज आप दूसरे दृष्टि से देखेंगे, मान लो आज मेडिकल दृष्टि से देखेंगे, किसी को 60-70 साल में भी अगर कोई पैरालिसिस हो गया है या हाथ पैर नहीं चले, तो आप डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको एक्सरसाइज करिए। जी। या आप देखिए ना, जगह-जगह गार्डन में जिम लग गए हैं, जी जी है ना? जी। वो बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है लोगों अच्छा के लिए। अच्छा। जी। जो ओल्ड एज लोग के लिए उसको रोज़ करना चाहिए, है ना? कंपटीशन के हिसाब से मैं हाँ, पूछ रहा था। कॉम्पिटिशन के हिसाब से है कि आपको जो है प्रोटीन, आपको पहले तो बैलेंस डाइट होना, जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ होना आपको। जी। और आपको अपने शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए अच्छा। कि कौन सा चीज़ कौन सा कार्य करता है शरीर में। इसके अलावा आपको और डाइट नहीं लेना है और एक्सरसाइज नहीं करना है। जी। तीसरा, जब भी आपको एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले तो आप कोच को, जो अनुभवी कोच हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करें, और दूसरा डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें, अच्छा। है ना? एक एक जो मिनिमम फिटनेस का जो मापदंड होता है, उसको करने के बाद ही जिम जाएं। अभी देखें ना, बहुत सारे लोग, हम स्टार लोग ख़त्म हुए हैं। राजू श्रीवास्तव जिम का जी ख़त्म हो जी गए, एक जी। साउथ का ख़त्म हो गया, जी। है ना? तो इसमें जिम का दोष नहीं है। अच्छा। आप स्ट्रेस हैं, आप ज़्यादा कसरत कर रहे हैं, खा के आ रहे हैं, शूटिंग भी कर रहे हैं, है ना? तो आपको आपका एक्सरसाइज करने के बाद कम से कम 16 घंटे आपको रेस्ट होना एक मसल्स को। ओह। हाँ, आप बोलेंगे कि आप नाच गा भी रहे हैं रात भर और सुबह में कसरत भी कर लूँ,
तो वो ठीक नहीं हाँ है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। कभी भी किसी को जैसा इवन आप रोज एक्सरसाइज भी करते हैं और बिना वार्म अप के आप कसरत कर ले तो भी आपको नुकसान होगा, इंजरी होगा आपको। जी इसीलिए आपको एक्सरसाइज करने के पहले आपको वार्म अप करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्ट्रेस एक्सरसाइज करना है, रिलैक्सेशन का एक्सरसाइज करना है आपको। तो वो आपको पूरा गाइड होना चाहिए कि आपको कौन सा मसल्स का कब एक्सरसाइज करना है। उस पूरे मसल्स को आपको डिवाइड करना है वीक में करने बाद आपको लोअर का कब करना है, अपर कब करना है, बाइसेप ट्राइसेप का कब करना है, और वो एक्सरसाइज कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आजकल तो नेट में सारा सुविधा है। और जहाँ एक बात आपने बताया, जो पूछा आपसे मेरे से कि जो एस्ट्राइड है ये बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ हमारे बॉडी में बनता है। जो चीज़ हम बाहर से लें सब चीज़ हमारे बॉडी में बनता है, बट यह है कि उसकी मात्रा कम होती है। अगर आप बाहर से लोगे कहीं दूसरी चीज़ तो हमारा बॉडी फंक्शन उसको कम कर देगा, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमको कुछ दिन बाद देखने मिलेगा। इसीलिए इस ड्रॉबैक को बिल्कुल आपको अलग करना है। और आप ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबे चौड़े बॉडी हो तो अच्छे दिखोगे। आप कम बॉडी हो, प्रोपोर्शनेट हो और मस्कुलर हो, शेप में हो, तो भी आप खूबसूरत दिखोगे। आप हम चित्रण देखते हैं ना, जैसे देखोगे आप रामायण महाभारत में आप फोटो देखते हैं तो बजरंगबली देखो, आप राम भगवान को देखो, या जो बलिष्ठ हैं उनके देखो, प्रोपोर्शनल बॉडी देखते हैं उनके। ये चीज़ को मूर्ति कई जगह देखते हैं ना, अरे यार बहुत बड़ी मूर्ति है लेकिन ये छोटी मूर्ति अच्छी दिख रही है। छोटी मूर्ति क्यों अच्छी दिख रही है? क्योंकि प्रोपोर्शन में बना है ये चीज़। तो आपको प्रोपोर्शनेट बॉडी होना चाहिए। और आपको जो डाइट है वो कैलकुलेट डाइट होना चाहिए, आपको प्रोपोर्शनेट डाइट होना चाहिए। उसमें सारा चीज़ होना चाहिए, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा चीज़ होना चाहिए कैलोरीज में। तो बॉडी बिल्डिंग जैसा आप लंबे समय तक करते रहे जिम में जा कर के संजय भैया, तो आज वो एक उम्र के बाद भी आप क्या वैसे ही करते हैं कि उसको कम किए हैं, क्या नहीं, करते हैं? आपकी प्रोफेशनल दिनचर्या कैसी है? नहीं, दिनचर्या में तो मेरा शामिल है वो। जैसे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, दिनचर्या में शामिल है मेरे जिम में एक्सरसाइज जो होता है वो, और होना भी चाहिए, है ना। हर आदमी को, अगर आप 24 घंटे सबको दिया है ईश्वर ने, भगवान ने सबको 24 घंटे बराबर दिया है, तो हमारे आधे घंटे एक्सरसाइज करने से, हमारे शरीर के जो पसीना बहाने से, हमारे अंदर के जो टॉक्सिन दिन भर जो आज के खान पान है, आप देखते हैं जो अनाज है, बहुत से पेस्टिसाइड्स से रहते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ हम खाते हैं, ठीक से बॉयल होता नहीं है, तो वो सारे वो टॉक्सिन भी तो शरीर से निकलना चाहिए ना। तो कैसे निकलेगा? वो एक्सरसाइज करेंगे तो ही निकलेगा वो। तो अब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं हाँ, अभी? रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं मैं। और कोशिश करता हूँ मैं, जैसे बाहर भी जाता हूँ मैं साल में, जैसे कई धार्मिक यात्रा में भी, जैसे जम्मू कश्मीर जाता हूँ साल में 2 बार, तो मेरा टाइम मैं उसको बचा कर वहाँ जिम जाता हूँ। वहाँ पर भी कटरा में वैष्णो देवी के वहाँ पर कटरा पीछे स्टेडियम है, वहाँ भी जाता हूँ। और अच्छा लगता है वहाँ पे, जो बच्चे नए लोग करते हैं उनको बताता भी हूँ ऐसा कई बार। और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जिस शहर में भी, जिस गांव में भी, और जो भी नए बच्चे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सही मार्गदर्शन दे पाऊँ तो इस वेट हेल्थ के प्रति, वेट स्वास्थ्य के लिफ्टिंग में, प्रति। हाँ, ये तो स्वास्थ्य की बात हो गई संजय भैया। जैसे कोई यहाँ का युवा कैरियर बनाना चाहे वेट लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में, तो क्या संभावना है कि आर्थिक रूप से उधर भविष्य उज्जवल हो सकता है? देखिए, क्योंकि आप तो जॉब के साथ इसको करते रहे, मैं क्या संभावना है, नहीं, बताएंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। मेरा हो सकता है मेरा अपने ओपिनियन है। मैंने पढ़ाई को अलग रखा, जॉब से नहीं रखा। पढ़ा, जॉब में गया, परीक्षा एग्ज़ाम दे के, जी फैमिली को जो मेरी प्रायोरिटी थी उसको भी अलग रखा मैंने। ये मैं दिनचर्या में मेरे 24 घंटे तो नहीं करना था। जी जी उसमें ये चीज़ था कि रेगुलर करना है, कोई भी चीज़ रेगुलर करना है, नियमित करना है आपको। भले आप उसको आधा घंटा करिए, है ना। उसको आप जैसे नहाते हैं दिनचर्या में, रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं ना, जी तो ऐसा आपको 1 घंटा करना है उसको। और वो जो चीज़ है वो रिक्वायरमेंट मांगता है। आप रोज़ खाना खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, आप ज़रूरी नहीं कि महंगा चीज़ लें, आप ज़रूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट लें, आपको सस्ता चीज़ मिलते हैं। हमारे यहाँ तो जो दर्जनों केला मिल जाते हैं 10-20 रुपए में, जी जी फल फ्रूट मिल जाते हैं, सीजनल फ्रूट मिलते हैं। आप सड़ जाते हैं, सब्जी को बाहर फेंक देते हैं, आप देखते हैं, है ना। टमाटर फेंक दिए, जैसे सीजन में आते हैं, भाजी खराब हो जाती है। ये सब सोर्स हैं, इस सब चीज़ के नेचुरल सोर्स हैं, इसको आदमी को यूज़ करना चाहिए। सोयाबीन का जो बीज है, प्रोटीन, कैरियर हाईली की बोल प्रोटीन रहा है हूँ। मेरा सोयाबीन। सवाल था कि कैरियर कैसे बन सकता है? कैरियर की जब बात हुई, तो बॉडी बिल्डिंग एज ए प्लेयर जाएंगे जी तो आपको खाली, अगर आपके पास
फिजिक अच्छी है तो आप मॉडल में भी जा सकते हैं। बेस्ट फिजिक का कंपटीशन अलग होता जी है ना। बॉडी फिटनेस का अलग होता है। टीम कोच के रूप में जा सकते हैं आप, अच्छा कोचिंग कर सकते हैं, जिम्नेशियम खोल सकते हैं। आप केवल सरकारी नौकरी बात करेंगे तो आपको क्या है कि अगर आप नेशनल लेवल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल गए हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाता है। रेलवे में, पोस्ट ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है, आर्मी में मिलता है इस चीज़ को। तो बट बॉडी बिल्डिंग जो है संजय भैया ओलंपिक में है क्या, लिस्टेड नहीं है? नहीं नहीं, ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग है। नहीं, ओलंपिक में कुछ गिने चुने 27-28 खेल होते हैं। जी उसमें भी वो उस जितने इवेंट्स होते हैं उनके उनके भी वोटिंग होते हैं सेलेक्टेड। किसी बार 26 खेल होते हैं, किसी बार 25 होते हैं, किसी बार 27 होते हैं, तो खेल आगे पीछे होते रहते हैं उसमें भी। और उसमें जो खेल शामिल है वो इक्यूरेसी, मतलब 100% जिसका रिजल्ट हो। अच्छा तो बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा दूरभाष हो जाता है अच्छा कि अरे नहीं, इसको मिलना था, इसको नहीं। 100% अच्छा, जैसा अच्छा। अभी भी अपन देखते हैं ना, तो जिम्नास्टिक भी हटते हटते बचा, वेट लिफ्टिंग हटते हटते बचा, अच्छा। कुश्ती हटते हटते बचा उसमें, बॉक्सिंग में। अच्छा इनका हाँ, जजमेंट करना बड़ा हाँ, कठिन तो होता है। कई जगह क्या होता है कि उसमें एक्यूरेसी नहीं आते हो। बहुत हाँ, तो accuracy, इसमें इस कारण थोड़ा सा उसमें विरोधाभास रहता है थोड़ा इसलिए सा। इसको नहीं रखा तो गया है। बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, फिर क्या है, जैसे आपने बताया ना कि खान पान डाइट बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व है इसमें। और इसका अपना एक ग्लैमर है बॉडी बिल्डिंग का, इसकी अपनी दुनिया है। इसका कंपटीशन आज से नहीं, सालों से सालों से है ना। वो ग्रीस के, यूनान के, उस समय से बॉडी, उस समय आप से। जाएंगे ग्रीस का भी देखने का अवसर मिलेगा आपको। एथेंस और ग्रीस जाएंगे, आपको चौक चौराहे में, मतलब जितने मूर्तियाँ देखेंगे, अच्छा बलिष्ठ, अच्छा शरीर, गठन हुए शरीर के पुरुषों का हम मिलेंगे। माइकल एंजेलो के बनाने वाले चौराहे मिलेंगे, त्रियानों में आपको जो मूर्ति मिलेंगे बॉडी बिल्डर के मिलेंगे, मस्कुलर बॉडी बिल्डर के। तो ये सब चीज़ क्या है कि ये आदमी की कल्पना शरीर का वो है, फिजिक के बारे में। तो वो मॉडल क्रू में जा सकते हैं। इवन देखो ना, आपकी अच्छे फिजिक वाले आपको बहुत से जॉब भी मिलते हैं। आप कल शासकीय जॉब की बात करो, आप अगर इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू में जाते हो, तो आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है लोगों के बीच में, है ना। महिलाओं के भी बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन होते रहे हैं संजय भैया? हाँ, विदेशों में ये होते रहे हैं। विदेश में होते हैं, यहाँ भी नहीं हो रहे नहीं, हैं? यहाँ भी चालू हो गया है। हम ही ने 2013 में, मैं जब बाहर से देख के आता था, जी तो कि यहाँ भी इस तरह का कुछ इवेंट्स होना चाहिए महिलाओं के खेल के लिए। तो उस समय में फिर हमने नॉर्थ ईस्ट मालूम एडवांस है, तो वहाँ के जो कुछ लड़कियों को, महिलाओं को, ये यंग एज से लेकर ये वो कम से कम 10 साल से लेकर 22 साल 25 साल के जो प्लेयर्स थे, जो इस खेल से लगे थे, आयरन गेम से, उनको बुलाया और यहाँ पर रायपुर में पहला बार एक शो करवाया उनका, एक कंपटीशन कराया आपस में उनको। और वो एक स्टार्ट था। उसके पहले, बहुत पहले वहाँ पर बेलगाम में एक टूर्नामेंट देखने हम गए थे, फेडरेशन कप था वहाँ पर। एक सुनीना सिंगारपुर है, पुणे की लड़की थी, जी उसने एक शो किया था कस्ट्यूम में। उसका वो ज़्यादा प्रचारित नहीं हुआ, लेकिन अब तो एडवांस हो गया। अब तो जो यहाँ की महिलाएं जो हैं बॉडी बिल्डिंग में भी वर्ल्ड लेवल में चैंपियनशिप जीत के आ रही है। अच्छा। तो संजय भैया, आपकी इतनी लंबी यात्रा में अनेक पुरस्कार भी आपको मिले हैं, आपकी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहेंगे? क्या क्या आपको पुरस्कार मिले, उपलब्धियां हासिल हुई? मैंने जब ये खेल प्रारंभ किया, या शौक बोले या पैसन बोलो, तो ये सोच के नहीं किया कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, जी है ना। ये तो ऐसा है कि उपलब्धि पर एक सम्मान है, सम्मान स्वरूप राज शासन जो है का पहला पुरस्कार जो है हनुमान सिंह अवार्ड जो है, हनुमान सिंह अवार्ड। हाँ, 2001 का जो है वीर हनुमान सिंह पुरस्कार जो है, जी वो मुझे दिया। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कोच के और निर्णायक को देते हैं, जी। वो मुझे मिला। और इसके अलावा भी समाज का बहुत प्यार मिला मुझे। विभिन्न विभिन्न समाज है, नासिक के रजवाड़ा समाज वाले जी और छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाज के लोग समय समय पर मुझे पुरस्कृत करते हैं। तो यह उसका प्रमाण है कि आप किसी क्षेत्र में या सकारात्मक कार्य करेंगे तो समाज भी उनको सकारात्मक पुरस्कार देती है। जी और जो भी उपलब्धि है या जो भी मुझे मिला है या सम्मान मिला है या मिलेगा, या तो निश्चित तौर पर ये भी आने वाले पीढ़ी को बताना ज़रूरी है ना। इतिहास को
उसको बताना ज़रूरी, तब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। जी। तो जो भी मैं बाहर जाके उपलब्धि हासिल करता हूँ या सम्मान मिलता है, तो उसको मैं उसका अनुभव आने वाली पीढ़ी से करता हूँ, ताकि वो भी एक्सपायर उससे हो, उस क्षेत्र में आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र में। और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक पॉजिटिव है कि आपकी सोच सकारात्मक रहती है जी। ना। और एक सकारात्मक सोच अगर रहेगी आपकी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सकारात्मक होगा, ये चीज़। तो एक आसपास का जो सराउंडिंग माहौल भी होता है, वो भी सकारात्मक होता है। हमको एक एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है ये चीज़ को। तो हमारे जो जो यंगस्टार लोग हैं, उनको मोटिवेशन करना चाहिए, सरता ऊर्जा देना चाहिए इसी कार्य में। जैसा आजकल इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और ये सब चीज़ में जो है मोटिवेशन हो रहा है, आदमी बढ़ रहा है, उस तरफ जा रहा है ना, उसके ग्रिप में आ रहा है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत हमेशा सोच रहता है, और मैं एक स्पोर्ट्स से जुड़े होने के कारण जब भी कहीं दूर जाता हूँ, या मेरे यहाँ जैसे मान लो लेबर कोई काम कर रहे हैं, घरों में काम करते रहते हैं, उनके बच्चे दिखते, तो निश्चित तौर पर तुरंत में ला के उसको सांप सीढ़ी या पार अपने समझो खेल खेलते थे, वो ला के उनको दे देता हूँ मैं। और कहीं गांव जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में रिंग टेनिस रखा रहता हूँ, तो उनको बच्चे कहीं देखता हूँ ग्राउंड में, तो उनको दे देता हूँ खेलो करके, ये बड़ा अच्छा है ना। तो ये क्या होता है कि आदमी को भी, जैसा अपन दिवाली में या अपन के घर जाके जो पुरस्कार मिठाई देते हैं, इससे बेटर होता है कि आप जाके कुछ खेल की चीज़ उनको दो, वाह। बच्चे लोग उसको खेलें। और बच्चे लोग नहीं, वरन बच्चे अपने जो दादा दादी, नाना मामी, उनके मम्मी पापा सबके साथ भी कुछ कुछ क्षण खेले, तो उससे क्या होगा कि एक जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन ख़त्म होगा उस चीज़ को। तो ये 10 15 20 मिनट जो है बच्चे लोग को ये बोला कि आप दादा नाना नानी जो भी बुजुर्ग हैं घर में, उनके साथ कोई भी खेल खेलिए। जहाँ खेलेंगे, तो आपको वो बातचीत, उस बातचीत में क्या होगा कि आपका सकारात्मक ऊर्जा होगी, और एक कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपस में, परिवार में चीज़ को। ये मेरा अपना सोचना है। और बाकी देखो जैसा दुनिया किधर जा रही है ये चीज़। तो जाते-जाते आप हमें बताएँगे संजय भैया कि आगे आपकी क्या योजना है और युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें? भविष्य में एक योजना ये है कि चूँकि अब गवर्नमेंट से लेकर संस्थाएँ लोग, अब सारे लोग जो हैं इस पे चिंतित हो गए हैं, और यंग जनरेशन तो अब वो बहुत आगे है इसमें एक्सरसाइज की। पहले तो अ, बोलना पड़ता था कि यार कुछ खेलो कूदो, अभी तो ऐसा है कि हर घर में हर बच्चा जिम जिम के लिए इंटरेस्टेड रहता है। तो स्वास्थ्य के प्रति सब सचेत रहें, है ना। और ये सबसे बड़ा आपका मेडिसिन है, हेल्थ जो आप खेलते हैं कूदते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, इससे अच्छा मेडिसिन कोई नहीं है आपके पास में। तो आप जो भी आसपास का वातावरण है, गार्डन है, जो 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 आपके खेल कूद के सामान है जिम्नेशियम में, उसका उपयोग करें। और आज तो विश्व लेवल का सामान जो है आपके पास शहर में उपलब्ध है ये जी। चीज़ को। और किसी ना किसी प्रकार का कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम जरूर करना चाहिए आदमी को। जी। 24 घंटे में से अगर आधा घंटे करते हैं, तो बाकी 23 घंटे आपके घूमना फिरना, सोचना, खाना पीना, सारा चीज़ आपका व्यवस्थित रहेगा। तो ये आधे घंटे के जो उम, ज्ञान है एक्सरसाइज का, उसको ज़रूर आप उपयोग करें उसके चीज़ को। और मेरी एक योजना है कि एक मेरा ख्वाब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी तो बहुत ले आया, रायपुर में नेशनल लेवल कम से कम 17 18 नेशनल, मेरे ख्याल से उतना नेशनल किसी खेल का नहीं हुआ है। 17 18 नेशनल तो बॉडी बिल्डिंग के हुए, वर्ल्ड सिलेक्शन भी छत्तीसगढ़ में हुआ। उसके बाद नेटबॉल का भी एशिया लेवल चैंपियनशिप यहाँ पे हुआ, 2 इंडिया कैंप हुए। और नेटबॉल के नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप यहाँ कराया, टेनिस काइट का भी जोनल चैंपियनशिप कराया। इसके माध्यम से जितना भी टूर्नामेंट कराया, तो मेरा ये आशा रहता है कि टूर्नामेंट तो अपनी जगह है, इसके साथ साथ उस शहर का, उस प्रदेश का, उसका कल्चर का भी आदान प्रदान होने का एक सरल माध्यम होता है खिलाड़ी के माध्यम से। जी। तो वो मेरा एक विज़न था। और साथ में कोई भी अगर बच्चा क्लिक होकर जाता है, टाइटल जीत जाता है, तो उसका नाम आता है कि रायपुर शहर, व्यक्ति की नहीं होता, शहर का। इस शहर से मैंने जीता, इस शहर में अच्छा इंतजाम था, यहाँ के लोग अच्छे हैं,
अच्छा कल्चर का आदान प्रदान होता है इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ खेल के माध्यम से हमको प्रसारित करने का अवसर मिलता है। और हमारे चीज़ को हमारे जो यहाँ कल्चर है, हमारा जो भी यहाँ स्ट्रक्चर है, उसको भी दिखाने का मौका हमको अवसर मिलता है उन चीज़ को वहाँ पर। ये विज्ञापन फोकट में होता है हमारा, बिना पैसे के होता है चीज़ को। और एक मेरी आशा है कि एक अच्छा जो मेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट जो है, बहुत मेरी इच्छा भी अब होगा नहीं, अब हो भी जाएगा, लोग यहाँ सहयोग करेंगे और पॉजिटिव है यहाँ पे लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इवेंट ज़रूर कराना चाहूँगा बॉडी बिल्डिंग का, जिसमें कि विदेश के अच्छे से अच्छे बॉडी बिल्डर लोग यहाँ पर आए और अपना प्रदर्शन करें यहाँ पर आकर, और उसको लोग सीखें आने वाले समय में। दूसरा कि जिम जो है, एक जिम कल्चर तो यहाँ पर है, वो उसको सही मार्गदर्शन मिले। कम से कम जो एस्ट्राइड है, सप्लीमेंट है, इसके बारे में बिल्कुल वो किसी से बिना पूछे इसको उपयोग ना करे, क्योंकि ये जाने जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और आपके जो माता पिता जो आपके सालों से आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उसको आपके शरीर को नुकसान ना हो, उनके पास उनकी चीज़ को, इस चीज़ का तो उसका गलत प्रभाव ना पड़े आपके पारिवारिक जीवन में। तो इसीलिए आप अनुभवी और अच्छे मार्गदर्शन में इसको करें एक्सरसाइज को, और अच्छा स्वस्थ रहे, शहर हरा भरा है, स्वस्थ रहे, एक दूसरे को देखें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। इससे अच्छा एनर्जी और कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो संजय भैया, आज आपसे बातचीत करके बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली और हमें आशा है कि आपकी बात से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि सौंदर्य, स्वास्थ्य और खेल के जगत में वो कैसे स्थापित हों, स्वस्थ रहें और सफल हों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथियों, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे इस चैनल से आपको जो भी लाभ मिल रहा है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। सादर आभार।